अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जिस बात का हर जगह चर्चा था, जिस बात की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मिसबाह-उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ओहदे उन्हें दे दिए थे, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट। पहले बैटिंग कोच के ओहदे से हटे और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अंदिया दे दिया है। बल्कि मिसबाह-उल हक ने खुद भी कह दिया है कि अब वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं रहेंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पसंद नापसंद, जो हमारा अपना है उसके लिए एक अंदाज़ डिफरेंट है, जो हमारा अपना नहीं है उसके लिए अंदाज़ मुख्तलिफ है। इसकी बड़ी मिसाल ये मिसबाह-उल हक का इस्तीफ़ा है। मिसबाह-उल हक को पूरा ग्राउंड फराहम किया गया। मिसबाह-उल हक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई एक ओहदा छोड़ दें। और मैंने फिर सोचा कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा छोड़ देता हूँ। हालांकि उन्हें छोड़ना तो हेड कोच का ओहदा चाहिए था। पूरी पाकिस्तान टीम का माइंडसेट चेंज होकर रह गया, दिफाई माइंडसेट पे लेके चले गए। वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही रह जाते तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर होता। लेकिन एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौका फराहम कर रहा है अपने पसंदीदा शख्सियत को। मैं शख्सियत इसलिए कहूँगा कि लाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। वसीम खान साहब बहुत इंटरेस्टेड थे कि इनको तीनों जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए, जिस तरीके से न्यूजीलैंड में भी ये तजुर्बा हो चुका है। लेकिन सब कह रहे थे, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि मिसबाह-उल हक को वज़ीर आज़म भी बना दो जब इतने सारे ओहदे दे दिए हैं तो। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रहा था। आज यू टर्न लेना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मिसबाह-उल हक अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे। आपको याद होगा सरफराज अहमद जब तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी उनसे मिलना गवारा नहीं किया था, ना उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था कि भाई आप ये ओहदे छोड़ रहे हैं, ज़रा जाके बता भी दें। वहाँ तो वसीम खान साहब सामने बैठते हैं, बोलते हैं ये पेपर पड़ा हुआ है, इसको साइन कर दो, रिज़ाइन करो। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी परफॉर्मेंस इतनी है, मैं कैसे रिज़ाइन कर दूं। तो कहा फिर अब तुम तीनों फॉर्मेट में दिखाई नहीं दोगे। तो फिर सरफराज के साथ यही हुआ। वो तो 30 खिलाड़ी जा रहे थे इंग्लैंड, तो उसमें वो चले गए थे, वरना तो इस जानिब देख ही नहीं रहे। आपने एक ऐसे क्रिकेटर कहा कि जिसने आपको 2 वर्ल्ड टाइटल जिताए, कॉन्फिडेंस ख़त्म करके रख दिया, कॉन्फिडेंस शेक करके रख दिया। आज वो एतमाद दिखाई नहीं दे रहा, वो सरफराज दिखाई नहीं दे रहा जो पाकिस्तान का एक सरमाया था, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया था। आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ों का भी जवाब देना पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले अगर मैं देखता हूं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि हमें सवाल करना पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। आपको याद होगा इंग्लैंड के टूर पर 10 मुहर्रम को मैच रखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अब 30 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल आ रही है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ओडीआई मैच रखा है। तो फिर आप डेट्स तो देख लें कि हमारे यहाँ पर जो है वो बड़ी अकीदत से मनाए जाते हैं। ये दिन जो है वो आप क्रिकेट मैच इन दिनों में रख रहे हैं, कोई आगे पीछे कर लें। शायद इंग्लैंड से आए हुए, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान में जो है वो इन दिनों को किस तरीके से जो है वो इनकी अहमियत को मनाया जाता है या इनका ख्याल किया जाता है या इनका एहतराम किया जाता है। ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इसके साथ साथ नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है। अगर मैं ग्रेड 1 देखता हूँ तो वहाँ पर कोकोबोरा की गेंद इस्तेमाल हो रही है जो 18,000 रुपये की गेंद है। और ग्रेड 2 की जो टीम है जिनमें से आप खिलाड़ी ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, ग्रेड 1 में, ग्रेड 1 से 2 में कर रहे हैं, वहाँ एस्लीन की गेंद से खेल रहे हैं जिसकी कीमत 2,500 रुपये। अगर आपने इतनी टीमें कम कर दी हैं, अगर आपने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दी हैं टीमें, तो आप कम से कम इन टीमों को तो एक ही बॉल से खिला दें। आपकी जो सेकंड स्टेंट है, अब खिलाड़ी बचे कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप उनको भी एक बॉल से खिलाने को तैयार नहीं, आप तनख्वाहें देने को तैयार हैं, आप लोगों को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो खेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बायोसिक्योर बबल का भी ख्याल या तो आपके क्रिकेटर्स को आप प्रॉपर तौर पे आगाही नहीं दे सके। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस रिलीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी कर रहा है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को कि हम बायोसिक्योर बबल को प्रॉपर तौर पे हैंडल नहीं कर सकते। यही पैगाम गया ना जब एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की कि आपके खिलाड़ी जो है वो बाहर चले गए, 12 खिलाड़ी, यही आपने पैगाम दिया था। ये कई सारे ऐसे इशूज़ हैं कि जिन पर बात करेंगे। मिसबाह-उल हक का इस्तीफ़ा सबके सामने। मेरे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन, कई टीमों की क़यादत की, सिंध की क़यादत भी की, कई डिपार्टमेंट्स की क़यादत की, इसके साथ साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर आफ्ताब बलूच साहब। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे, अब तो परमानेंट एनालिस्ट हैं हमारे, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, कोच,
कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों साहिबान के पास आऊँगा, लेकिन इस वक्त एक इंपॉर्टेंट शख्सियत, आफ्ताब भाई आपके तो दोस्त इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे लंदन से मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बड़ी गिरा किदर खदमात हैं उनकी, रिवर्स स्विंग के बानी। बताया कि फ़ास्ट बॉलिंग इस मुल्क में कैसी होती है, उसके बाद एक लाइन लगी थी पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग की। क्रिकेट एनालिस्ट, खुल के बात करने वाले कोई और नहीं, लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। सलाम राजपूत साहब और दोनों दोस्तों को भी सलाम। आफ्ताब भाई हंस रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के बाद बहुत खुश हो रहे हैं। आफ्ताब साहब का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा तो ख्याल था ये भी मेरी तरह इंग्लैंड ही शिफ्ट होना चाहते हैं। अभी तो इनको क्रिकेट बोर्ड भी नहीं बुला रहा, इन लोगों की भी खिदमत हासिल नहीं कर रहा क्रिकेट बोर्ड। वजह क्या है इसकी? पता नहीं, इनको तो कोई एडवाइजर वगैरह लगाना चाहिए था। अपना एक नाहल नकम्मा आदमी जो आया हुआ है, अपना वसीम खान, उसको साथ लगाना चाहिए था ऑन सिंध अफेयर्स, ताकि सिंध के तमाम लोगों के मतलब उसको गाइड करता और वो बताता कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, और सिंध के ग्राउंड्स के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में देखें। सिंध काफ़ी बड़ा है, हैदराबाद है, फिर उसके बाद कराची है, दूसरे मीरपुर है, इस तरह और चीज़ें हैं। तो इसके मतलब तो उसको एक एडवाइजर चाहिए था। जी बिल्कुल सही बात है। अब आपने कह दिया तो अगर हो भी रहा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप तो टोटल फायरिंग कर रहे होते हैं लंदन से बैठ के। मैं एक मैसेज देना। जी जी सईद आज़ाद भाई आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने आफ्ताब भाई को एक टिप दी है, अगर मैं सही दे रहा हूँ तो आप बता दें। मैंने आफ्ताब भाई से कहा, मैंने कहा आफ्ताब भाई आप भी ब्रिटिश पासपोर्ट ले लें, आप भी बोर्ड में आ जाएंगे। सरफराज भाई को नहीं बुलाया? तो मेरी बात मेरे ख्याल 2-3 साल पहले हुई थी। ही वाज थिंकिंग कि मैं कुछ इंग्लैंड कोचिंग करूं, प्लानिंग करूं, जाके उधर ही अपना सारा बच्चों वगैरह को भी ले जाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज भाई, मिसबाउल हक ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एक के लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है, वो आके कहते हैं क्रिकेट बोर्ड ने कहा अगर तुम चाहो तो दोनों में से एक ओहदा छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो। एक तरफ आप सरफराज को बिठाते हैं कमरे में और कहते हैं कि यहाँ पे साइन करो और जाओ। अगर उसने कहा कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझसे पूछा जाएगा तो कहा अब तुम नज़र भी नहीं आओगे, जो इतलात हमें मिली हैं। तो ये दोहरा मेयार कब तक चलेगा? और मिसबाउल हक ने जो इस्तीफ़ा दिया है कितना ज़रूरी था? क्या कोच से हटना इंपॉर्टेंट होता? नहीं, देखें, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि बोर्ड के कागजों में, फाइलों में लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, जब इजाज़ भाट साहब थे प्रेसिडेंट और चेयरमैन पीसीबी, तो उस वक्त तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 2 जॉब नहीं रख सकते, और कई लोगों ने पीसीबी से मुलाजमत भी छोड़ी, और कई लोगों ने मुलाजमत जो कर रहे थे अदारों में वो छोड़ के पीसीबी में रहे। तो मैं हैरान हूँ कि ये मिसबा 2 जॉब नहीं, ये तो हेड कोच, उसके बाद बैटिंग कोच, उसके बाद फिर ये चीफ सिलेक्टर सदर्न गैस का भी अपना कैप्टन, उसमें भी खेलता रहा। आईपीएल में कोच, वो पीएसएल में कोच। तो ये मैं हैरान हूँ कि पीसीबी को ये वो जो इजाज़ भाट साहब के इशू हैं वो कहाँ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं अपना भी, जब मैं अपना कोचिंग कर रहा था सेठी के ज़माने में, तो ये जुआरिया लेके आ गया तो मेरा इख्तलाफ पड़ गया। इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा जी कि आप पेंशन ले रहे हैं तो और तनख्वाह अपना वो ऑनरेरियम ही ले रहे हैं, वो 1 लाख रुपया था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो वो उसमें से 50,000 काटना शुरू कर दिया कि जी 2 तनख्वाहें आप ले रहे हैं, और मैंने कहा ये तो ऑनरेरियम है, तनख्वाह थोड़ी है। तो वो 50,000 मुझे देते थे और कहते थे बाकियों के ये अब आप देखें मिसबा के हालात, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पीसीबी को तो मुझे ख्याल है कोई समझ है नहीं। हाल ही में मैं ये एक खबर देख रहा था कि इन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम आ रही है, और भाई इंग्लैंड की टीम आ कहाँ रही है? आपने एक लेटर लिख दिया है
लोगों की आंखों में मिट्टी डालने के लिए। एहसान मानी मेरी बात गौर से सुन लो, इस तरह के ये जो वसीम खान तमाशे लगा रहे हैं, ये तमाशे लगाने बंद करो। ये तो पहले सी बातें हैं कि आप इंग्लैंड जाएंगे और वो वापस आएंगे, और ये खत लिखना तो बहुत ज़रूरी नहीं था। असल में तो आप जब बयान दें, जब इंग्लैंड एक्सेप्ट कर ले कि हमने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और हम पाकिस्तान फलां तारीख को आ रहे हैं, तो उसके बाद आप प्रेस रिलीज दें। वरना तो ये आप ऐसे अवाम से धोखा कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं। ना आपके पास इंग्लैंड की टीम आ रही है, ना आपके पास साउथ अफ्रीका ने भी अभी कहा कि हम सोचेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो ये चक्कर लगा के आया है 2-3 हफ्ते का, और इसने आते ही कहा था आपके ये वसीम खान ने कि ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई है और वो आएंगे। तो अब आप कह रहे हैं मानी साहब कि ये तीनों बड़े इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें मुंह नहीं लगाते, हमें मीटिंग में बैठने भी नहीं देते। तो आप बताएं एहसान मानी साहब, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आज आके फिर जिम्बाब्वे की टीम, और जिम्बाब्वे की टीम खिलानी है तो सीनियर खिलाड़ियों को बिल्कुल ना खिलाएं। अभी आपकी सेकंड 11 के मैचेस भी नहीं हुए, सेकंड 11 के मैचेस खिलाने चाहिए थे, उसमें से अच्छे प्लेयरों को इनके खिलाफ खिलाते जिम्बाब्वे के। बस आप मैच जीतेंगे तो कहेंगे जी कि मैं बड़ा अच्छा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हूँ, मैंने बड़ी अच्छी सिलेक्शन कर ली है। वो भी मेरा ख्याल है मोहम्मद अकरम आ गए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नए जी। वो भी इंग्लैंड में रहते हैं ना सरफराज भाई, आपके अलावा हर आदमी को इन्होंने इंग्लैंड से बुला लिया है। चलें आप पाकिस्तान का विजिट करें, हमसे मुलाकात होगी। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सच्ची बात करते हैं और जो आपके दिल में होता है आप वही आपके ज़ुबान पर होता है। आफ्ताब बलूच साहब, ये जो डिसीजन लिया मिसबाह उल हक ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा छोड़ने का, ऐसे ही लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, हालांकि 1 महीने पहले सईद भाई उस शो में बैठे हुए थे, पूरा हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के नाजरीन को याद होगा, मैंने यहाँ पे बात कही थी कि मिसबाह उल हक इज़ नो मोर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और ये डिसीजन हो चुका है और मिसबाह उल हक चेंज हो जाएंगे। ये 1 महीने पहले की बात है, हमने कोई 10 प्रोग्राम पहले ये बात कही थी। उस वक्त मेरे अपने ही दोस्त मीडिया के हंस रहे थे कि यार मिसबाह उल हक तो आंखों का तारा है, मैंने कहा देख लेंगे। और अब मैं एक और बात आपको बताता हुआ जा रहा हूँ अपने मेट्रो 1 न्यूज़ के नाजरीन को, जल्द एहसान मानी साहब भी चेंज होने जा रहे हैं। एहसान मानी साहब के रिप्लेसमेंट को ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन वसीम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, जो मेरे सोर्सेज हैं आप तक पहुंचा दिए। जी हाँ, ये कैसा की खबर लाए आप? बहुत अच्छी और अच्छी खबर लाए। मैं आपको 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे मिसबा की ब्रेक की थी और आज अपने नाजरीन के लिए भी बता दिया। जी आफ्ताब भाई, ये मिसबा ने जो डिसीजन लिया, जी देखें, मिसबाह जो है वो पीसीबी की गुड बुक में था और नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी एज ए कैप्टन और टीम जो था पर्सनल कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आप? एज ए लीडर उसने पाकिस्तान क्रिकेट का माइंडसेट बदल दिया और आप दिफा कर रहे हैं। नहीं, एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन तो उसने परफॉर्मेंस दी है। एज ए कैप्टन तो उसने दी है परफॉर्मेंस, वो तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये तीन ओहदे जो रखना ना, ये एक डिफ़िकल्ट काम है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हो, कोच भी हो और साथ बैटिंग कोच भी। तो आप किस तरह कंसंट्रेट करते हैं तीन चीज़ों पे? आप इस तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। आपको टीम भी संभालनी है, आपको सिलेक्शन भी करना है, आपको कोचिंग भी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का डिसीजन था, वो मेरा ख्याल सही नहीं था। तो मिसबाह ने ख़ुद भी मेरा ख्याल महसूस कर लिया था कि जिस तरह से उनको ये ओहदे दिए गए थे, वो महसूस कर रहे थे कि तीनों को हैंडल करना शुएब मुश्किल हो मोहम्मद रहा साहब ने मेरे साथ गुफ्तगू एक जगह हो रही थी। शुएब मोहम्मद साहब ने आज से 3 महीने पहले ये बात बोली थी, 3-3.5 महीने हो गए, कोरोना वायरस का दौर चल रहा था। उन्होंने कहा था मिसबाह उल हक एक ओहदा और छोड़ेंगे, इंग्लैंड की टूर से पहले उन्होंने कहा था एक ओहदा और छोड़ेंगे, और वो उनकी बात में देखें ना कि प्रेशर पड़ता है ना। आप टीम भी देख रहे हैं, कप्तान वो आप सिलेक्शन कमेटी भी है, फिर आप बैटिंग कोच भी है, तो ये चीज़ें एक साथ नहीं होती। आपको एक कब तक ही क्रिकेट बोर्ड ऐसे ब्लंडर करता रहेगा? अब हुआ ये कि उसको जब प्रेशर पड़ा तो उसने भी महसूस किया कि मैं यार ये मेरे साथ सही नहीं है, मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ। और क्रिकेट बोर्ड ने उससे क्वाइटली बात की कि देखो इस तरह से क्रिटिसाइज हो रहा है और ये हो रहा है, और आप सोच लें कि आपको कौन सा ओहदा रखना है, बैटिंग कोच का रखना है, कोच का रखना है, ये आप सिलेक्शन कमेटी का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से हट जाता हूँ और कोच में बनाता हूँ।
तो अब वो मेरा ख्याल है कि आपके अब वो ख्याल में- ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी टीम को जो भी है खिलाना, जो भी प्लान करना है वो करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बेहतर रहेगा। सईद रज़ा साहब, वैसे मिसबा उल हक को किसी ओहदे पे होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आफ्ताब भाई ने जैसे अभी बात कही कि मिसबा एज ए लीडर परफॉर्म किया है, कप्तान बहैसियत, आपने एज ए कोच उनकी परफॉर्मेंस देख ली, एक दिन का भी कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। पता नहीं आफ्ताब भाई किस वजह से उनको देखना चाहते हैं कोच, मेरी समझ में नहीं आ रही। आफ्ताब भाई प्लीज, कैप्टन की बात कर रहा हूँ। नहीं कैप्टन नहीं, कोच की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि एज ए कोच वो होंगे तो अच्छा परफॉर्म, अब अच्छा हो जाएगा। अब वो एक ओहदा उनके पास होगा ना। मैं ये समझता हूँ नसीम भाई, मिसबा ने ये आफ्ताब भाई की एक बात को मैं एग्री करूँगा, उसका जो टर्नओवर था कप्तानी का वो इस लिहाज से अच्छा गया कि जिस वक्त उसको कप्तानी मिली थी कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी कि पाकिस्तान का कप्तान और 6 लड़के या 4 लड़के फिक्सिंग में उनको सजाई हुई, 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के। उसके बाद मिसबा का 6 साल का टर्न 2010 से 2000 मेरे ख्याल में 17 या 16 तक वो कप्तान रहा, उसमें कोई ऐसा एलिगेशन आया नहीं, ये क्रेडिट जाता है उस पर, और उसने इसमें कोई शक की बात नहीं, उसने टीम को बना के रखा। और मैं ये समझता हूँ मिसबा जिस किस्म की उसने 6 साल की परफॉर्मेंस दी, उसने इस फील्ड में आके, कोचिंग में आके उसने वो जो इज्जत कमाई थी वो खत्म कर दी। उसको ये डिसीजन, आफ्ताब भाई तो कह रहे हैं कोच होना चाहिए अच्छा है। नहीं, मैं आफ्ताब भाई बड़े हैं, आफ्ताब भाई की अपनी सोच है, मगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, आफ्ताब भाई ने जो 6 साल जो उसने किए, उसने पाकिस्तान की इज्जत को भी और अपनी इज्जत को भी इतना, जिस तरह से उसने टीम को लेके चला और जिस तरह से उसने पाकिस्तान का नाम को वापस लिया। अच्छा है, देखिए नॉट फॉर वन डे। मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा। इस हमारे लिए हम जो मेट्रो में चैनल जो स्पोर्ट्स का है, मैं समझता हूं कि अगर पीसीबी का चेयरमैन ये प्रोग्राम देख लेना तो बहुत सारी गलतियां पहले ही छोड़ दे। जैसे मिसबा को 3, आप मुझे याद है मैंने वो प्रोग्राम देखा था जिसपे शोएब भाई ने बोला था, ये वो प्रोग्राम मैंने देखा था, मुझे आपने रिपीट, आप अभी आप कह रहे थे तो वो मुझे याद है, शोएब भाई ने कहा था छोड़ेगा। यार मिसबा खुद समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको 3 पोस्टें लेने की जरूरत क्या थी? कोई आसान है क्रिकेट? 32 लाख रुपए मिल रहे थे सईद भाई, 32 बहुत है पैसे ये वाले। मैं आता हूं अभी, वरना ये मेरे पैसे काट लेंगे क्योंकि इश्तिहारात रुक जाएंगे। चलें आप आ एक जाएं। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कान में बार बार वो साहब कह रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे प्रोड्यूसर, आपके लिए एक ब्रेक, वापस आते हैं फिर बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब बलोच साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द 1 2 3 कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, खैरियत से? साजिद भाई बिल्कुल ठीक है। आपके 2 कुलीग बैठे हुए हैं, आफ्ताब, आपके जूनियर आफ्ताब भाई बैठे हुए हैं और आपके सीनियर सईद भाई बैठे हुए हैं। बहुत बहुत सलाम। हाँ जी नसीम भाई, बॉल कहाँ जा रही है? सईद भाई बॉल तो मैंने आपको खिलाई दी, आपने बॉल लेफ्ट कर दी बहुत अच्छी तरीके से। साजिद भाई, मिसबा उल हक ने छोड़ दिया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा, क्या कोच का ओहदा छोड़ते ज्यादा बेहतर होता है या दोनों छोड़ देते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता? दोनों ओहदे छोड़ते ना है लोग, जब क्रिकेट में आएंगे तो नाहली आपके सामने आएगी, उनकी कारकर्दगी एज ए कोच, एज ए चीफ सिलेक्टर सामने नजर आ गई। तासुब की इंतहा उनके दोनों में नजर आती है। सिलेक्शन सही नहीं किया और लोगों को सही जस्टिफाई नहीं किया। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, जहाँ तक आप टीम के साथ होते हैं 22 करोड़ आंखों देख रही होती है, मगर उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान बन के पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। और क्यों उन्होंने हेड कोच से रिजाइन क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर बात हो रही है चीफ सिलेक्टर छोड़ के कोई कारनामा किया है, बेड़ा गर्क कर दिया टीम का, बेड़ा गर्क से बेड़ा गर्क कर दिया। जो कोच बॉलिंग कोच जो बॉलिंग नहीं सिखा सके, जो हेड कोच बैट्समैनों को नहीं बता सके, फिर आगे फ्यूचर ना पाकिस्तान। सईद भाई अभी हम यही बात कर रहे थे कि साजिद भाई अभी हम यही बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी, जब वकार यूनुस हेड कोच होते हैं, वो डगआउट में बैठे होते हैं तो वो गेंद हो ही नहीं रही होती, उनसे पीछे पीछे गेंदें कर रहे हैं, ना स्विंग ना सीम। आज जब वो नहीं होते तो वो उसी इंग्लैंड में, जब उन्होंने अभी T20 टूर्नामेंट खेला था पाकिस्तान के बाद, उनका जो नेशनल टूर्नामेंट था वहाँ वो उन्होंने हिला के रखा हुआ था, एक मैच में 5-6 आउट कर दिए थे। इस नेशनल T20 में वो अनप्लेएबल बने हुए, वकार के होते हुए क्यों नहीं परफॉर्म होता?
मेरा सवाल ये है, वकार साहब सारी जिंदगी बनावा गेंद करते रहे और नसीम शाह मेरिट पे खेलता है, तो कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। जब हेड कोच की जब सोच में ये चीजें ना हो, गुड लाइन बॉल कराना ना पता हो, और आज उस बच्चे ने आगे बॉल की तो उसको नया गेंद पे दिखते थे। जब टीवी पे मीडिया पे वो बात कर रहा था, उसने कहा मैंने आगे गेंद रखी थी। आपके बॉलिंग कोच को नजर नहीं आता क्या आपने बॉल आगे करानी है? स्क्वायर पे जाके बॉलिंग नहीं कराते मैच में शुरू होने से पहले? जहाँ पे चेयर के बराबर स्क्वायर होता है वहां पर जाके बॉलर को प्रैक्टिस कराई जाती है, हाथ खुला, ये सारी चीजें मॉडर्न क्रिकेट में है। मगर बदकिस्मती से हमारे जितने भी कोच लगे हैं, और क्रिकेट एक साइंस हो गई है, सब पीछे चले गए। मॉडर्न क्रिकेट में हम पीछे हैं, बहुत आगे चले गए हैं मॉडर्न क्रिकेट। हम उसको ही कि वहीं खड़े 90 के लोगों में खड़े हुए। भाई खुदा के वास्ते क्रिकेट एक साइंस हो गई है, और मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप नदी उमर को यहाँ क्रेडिट ना दें तो जुल्म है, ज्यादती है। उनको शर्म करना चाहिए, उनको हया करना चाहिए। जिन्होंने नदी उमर साहब ने आजम खान के लिए बात की थी, क्रिस गेल की तरह वो प्लेयर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, तो बहुत से एंकर बहुत से चैनल पे प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। आज वो माफिया मांग रहे हैं, कुछ शर्म करो यार, पीछे करो। आज पाकिस्तान के चैनल कुछ बच्चे की हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या हो रहा है भाई? पॉजिटिव बात करो। सारे पैसे लेते हैं, सारे पैसे पकड़ते हैं भाई, सीधी सी बात करो। आपको सच की कोई बात सबको नहीं बोलो भाई, लिफाफे वाले जर्नलिस्ट बैठे हुए। सबको क्यों कह रहे हैं आप यहाँ पे? आपको अच्छा चले कह दिया, अब आपको कौन रोकेगा भाई? ये तो 1 2 3 आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? मैं भाई आप कह सकते हैं, आप तो ज़ाहिर शो की जा रहे। नहीं, बात ये हो रही है नसीम भाई कि अमिताभ बच्चन के खाने बना के कौन पहुंचा रहा है आपको नहीं पता यार। आप छोड़े, आप सीधे साधे आदमी है। बात वो कह रहे हैं जो होनी चाहिए। अब शुएब मलिक का नाम नहीं है, सरफराज का नाम नहीं है। आपने कितने दिन पहले कहते हैं सरफराज का नाम नहीं होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। और भाई नाम होना ना होना, जब आपने किसी को कब्र में उतार दिया, आप उसे तबोको रख रहे हैं, खड़ा होगा कहाँ से खड़ा होगा भाई? गिराया तो आप इन दोनों ने है, गिराया तो इनको भी हटाओ, मिसबाह को भी हटाओ, वकार को भी हटाओ। आपने देखा यूनुस खान कितना आराम से चल रहा है ना, वो स्क्रीन पर रहना भी चाहता है और कोचिंग भी चाहता है। उसको पता चल गया मैं अब क्रिकेट मेरी खत्म हो गई है, मैं चुपचाप बॉलिंग कंटेस्टेंट के साथ लगे रहूंगा और बैटिंग कंसिडर लगे रहूंगा। भाई क्या हो रहा है भाई? आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की आवाज हो, 10,000 रन बने। मिसबाह आपसे बेहतर कोच नहीं है, आप क्या यूनुस को बनाए? अगर यूनुस को बनाए तो मिसबाह को रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिसबाह और वकार का कोई नेवल बदल नहीं है। सर वसीम अकरम को बनाए। सर वसीम अकरम जो पाकिस्तान में सर वसीम अकरम जैसा बंदा है ही नहीं। अगर पाकिस्तान उसकी खिदमत नहीं ले रहा तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। सर वसीम अकरम। साजिद भाई अपने दोस्तों को थोड़ा सा कम सपोर्ट किया करें आप। भाईजान को इतना सपोर्ट सर कह दिया, पाकिस्तान में आज तक कोई सर नहीं बना। हमें पूरे पाकिस्तान पे वर्ल्ड नहीं, वसीम अकरम है भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। आफ्ताब भाई ये आपकी टीम को हुआ क्या है? शाहीन शाह अफरीदी जब पाकिस्तान के लिए गेंद कर रहे होते हैं, जब डग आउट में 4-4 कोच बैठे होते हैं, तो गेंदें एक उनकी जगह पे नहीं गिर रही हैं, पीछे गिर रही हैं, बार गेंदें कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर है और वो अभी यंग है, सीख रहा है प्रोसेस में, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मनवाया कि मैं बेहतरीन फास्ट बॉलर हूँ। और इंग्लैंड टूर पे भी उसने अच्छे गेंद किए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कोचेज़ होते हैं 6-6 7-7 कोचेज़ उन्होंने लगा दिए हैं। हर आदमी मेरा ख्याल मुख्तलिफ एडवाइस देता होगा, तो वो नया लड़का है, अंडर प्रेशर आ जाता होगा। अब देखिए कि उसे काउंटी क्रिकेट में गया, वहाँ कोई कोच नहीं था उसके बाद, उसने कितनी अच्छी गेंद किए, 6 आउट किए उसने और सारे के सारे बोल्ड किए उसने। आगे गेंद की, लेंथ पे गेंद की, गेंद को अंदर बाहर स्विंग किया, सीम किया बाहर। यहाँ भी अभी वो आप देख रहे हैं कि ये PCL के अंदर भी बड़े अच्छे गेंद किए हैं, उसके पास कोई प्रेशर नहीं है। तो आप प्लेयर को फ्रीडम दें, प्लेयर को आप गाइड, ठीक है जो कुछ आपने बताना है वो आप ड्रेसिंग रूम में बता दें, उसके बाद आप उसको प्रेशर नहीं डालें ग्राउंड में, यूं करो ऐसे करो यहाँ से आवाज़, तो वो उसमें अपना जो एक उसकी कंसंट्रेशन होती है, जो वो अपनी सोच होती है, जो उसमें गेंद करनी होती है, वो फिर ज़रा सा प्रेशर में आ जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बात सही की आफ्ताब भाई ने। मेन चीज़ ये कि लड़के प्रेशर में आ जाते हैं कोचेस की वजह से। एक बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी पाकिस्तान टीम के प्लेयर की। आफ्ताब भाई भी जब ग्राउंड में चला करते थे, आप ग्राउंड में जब पाकिस्तान का कैप पहन के जाते थे ना, चाल चेंज हो जाती थी, आंखों में आंखें डाल के देखना डिफरेंट हो जाता था। इस टीम में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। जहाँ स्टार नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे वो जो एक भड़क जिसे हम कहते हैं, वो जो एक स्पार्क कहते हैं कि हाँ यार इसकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा नज़र आ रही है। देखें नसीम, आफ्ताब भाई ने भी बहुत अच्छी बात की। मैंने आपस की बात ये कि यही प्रॉब्लम है। जो साजिद खान ने बात की वो भी बड़ी ज़बरदस्त गौर करने वाली बात थी। साजिद ने आपने बात देखी, उन्होंने कहा वकार यूनुस बॉलर था,
क्वालिटी बॉलर नहीं था, और जब आप उसको वो छील के बॉल करता था। वकार यूनुस ने हमेशा बॉल बनाई है, बना के बॉल की है, जहां उसको मौका नहीं मिला बॉल बना के वहां उनसे बॉल नहीं हुई है। अच्छा कोच वो होता है। सिद्ध भाई, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जब खेला करते थे जी जी, तो वसीम वकार खेल रहे थे उस ये वक्त। वसीम की तो बात ही अलग है। वसीम तो ये मेरे ख्याल में वसीम ने तो बहुत कम आउट किए हैं। वसीम तो एक क्वालिटी बॉलर था। कल वसीम की तो कोई आप यानी वसीम वकार से बहुत बड़ा बहुत बड़ा, मैं कहता हूं दुनिया में वसीम जैसा बॉलर ही मैंने नहीं आया अभी तक, और ना पहले, इससे पहले कोई लेफ्ट आर्म बॉलर ऐसा आया था। वकार यूनुस जो बॉल करके चला गया, वो बॉल बना के चला गया। तो डोमेस्टिक में भी बनाते थे ये लोग गेंद? बिल्कुल बनाते थे। जब आप बिल्कुल बैटिंग कर रहे होते थे बिल्कुल बनाते थे। आप लोग अंपायर को कहते थे भाई देखो देखो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कहा। और आपस की बात है कि जहां बॉल नहीं बनी, जहां बॉल ऐसी आ जाती थी कि जो कि बहुत जो हार्ड बॉल होती है ना, वो कम बनती है। हार्ड बॉल तेज जरूर जाती है मगर बनती नहीं है। थोड़ा सा कोकोबूरा बारे कर बन गई तो वो बहुत घूमती है, हल्की होती है, वो लाइट होती है, तो एक तरफ से भारी हो जाती है, एक तरफ से लाइट, एयर का चक्कर होता है। आपके ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में जब कैमरे नहीं है तो फिर ये काम अब भी हो रहा होगा? नहीं, अब थोड़ा सा सख्ती हो गई है। पीसीबी ने, इसमें कोई शक की बात नहीं, रेफरी लगा के बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है। रेफरी की रिपोर्टें अगर ये, हाँ दूसरी जगह आपने बात, अगर पीसीबी रेफरियों की रिपोर्टें चेक करता है और उस पर डिसीजन लेता है तो बहुत अच्छा है, मगर रेफरी रिपोर्ट जरूर करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए कि मैं देखता हूँ ये बहुत सी अंपायर भी सख्ती करते हैं और उससे फर्क पड़ा है। कल तो आपका नेशनल बैंक का भी टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें भी मैच रेफरी होगा जो आपका जी इंटर जी, मैच डिपार्टमेंटल है। रेफरी होगा कंप्लीट, और उसको हम टेलीकास्ट भी हो रहा है। आपके प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं? नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और बहुत अच्छा, हर 5वां यही है, 5वां हमारा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है। अच्छा नसीम, एक बात जी, जी। मैं ये कहूँगा क्वालिटी दोनों में नहीं है, ना मिसबा में ना कुछ, ना वो बैट्समैन बना सक रहे हैं और ना सही टिप्स दे कर रहे हैं, और ना वो बॉलर। ये शहनशाह अफरीदी की जो स्टोरी है, वो स्टोरी यही है कि जब वो नहीं पीछे होता तो अपनी बॉल करता है वो, तो उसको ये इनको पता ही नहीं है वकार को कि इससे कहां बॉल करानी है। आफ्ताब भाई ने सही बात कही कि बिल्कुल चार सही। कोच आपने रखे हुए तो यही रिजल्ट आएगा। यही बात में मैंने बीच में किया कि बहुत ही जबरदस्त आफ्ताब भाई ने बात बोली, उनको पता नहीं है बॉल कहां करवानी है, और वो क्वालिटी नहीं है। वो वसीम अकरम टाइप का टैलेंटेड बच्चा है, वो बन सकता है। वसीम अकरम उस पर हाथ रख दे, वो बॉलर बन जाएगा। वसीम अकरम अगर डगआउट में आ जाए तो शायद फायदा होगा, लेकिन पता नहीं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इत्तलात के मुताबिक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वसीम अकरम खासे करीब भी हैं उनके, और वो चाहते हैं कि वसीम अकरम किसी की पोस्ट पर हो। मैंने जैसे कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेंज होने का अंदिया मैंने आज आपको दे दिया है, और इस सिलसिले में लोगों की तलाश जारी है, लोग दिखाई दे। साजिद भाई, अगर ये चेयरमैन चेंज होते हैं तो इस मुल्क में ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आ रही जो चेयरमैन का ओहदा संभाल सके, है कोई? देखिए, वसीम अकरम से बहुत अच्छी चॉइस है, मगर वसीम अकरम जो 2020 में कराची किंग्स के सब कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए वसीम अकरम को फौरी तौर पे ग्राउंड पे उतार देना चाहिए और उससे जिम्मेदारी का फायदा लेना चाहिए। अभी आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग कर, तो कराची लाहौर का पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल होगा, और वसीम अकरम पाकिस्तान में ऐसे नहीं बने, उन्होंने 30 साल खिदमत की है और पढ़ के आए और क्रिकेट को समझते हैं। आज जब वो कमेंट्री करते हैं या कल कमेंट्री करते हैं तो एक नुमाया कमेंट्री करते हैं, जब ग्राउंड में होते हैं बताने का अंदाज बिल्कुल सही। और आपने जिस तरह पाकिस्तान के चेयरमैन के हवाले से बात की, पीसीबी के हवाले से बात की, तो आपकी तो कोई दो राय नहीं है, आपकी तो आई पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आपने बहुत गहरी बात की, कितने दिन पहले आपने मिसबा की बात की थी, कितने दिन पहले आपने सरफराज की बात की। बात ये वसीम अकरम को कायल कौन करेगा, लेके कौन आएगा, मुल्क की क्रिकेट को गिरते हुए कौन संभालेगा? ये लोग संभालेंगे? अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों के होते हुए। भाई आपस में ये चाहते हैं बस मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। हाँ, आज आपको क्रिकेट संभालनी है, बैटिंग कोच आप इंजी को लेके आए, इससे बेहतर चॉइस कोई नहीं है। अगर चीफ सिलेक्टर सारे दोस्तों के नाम लिए जाए। आज आप सुने, आप नसीम भाई, अब मोहम्मद वसीम का नाम चल रहा है, अब थोड़ी देर पहले उसका उमर गुल का नाम चल जाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? मोहम्मद वसीम का चीफ सिलेक्टर बना तो अल्लाह ही हाफिज है। मोहम्मद अकरम हमारा दोस्त है, चलो वो ठीक है, अच्छा लड़का है, डंडे का जोर था, उसने डंडा लगाया, मोहम्मद अकरम आ सकता है क्योंकि उसका डंडा बहुत। सारे लोग इंग्लैंड से ही आएंगे साजिद भाई, कोई अमेरिका से भी ले आए, आप भी बैठे हुए अमेरिका में, सारे इंग्लैंड से ही लेके आ रहे हैं। जिसको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए मेरे ख्याल में वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त की ज़रूरत दिखाई देता है, जो मौजूदा हालात हो गए। आफ्ताब भाई, ऐसा लग रहा है ना आपको इंग्लिश नहीं आती? मैं इंग्लिश में
थोड़ी बहुत आती है। भाई आती है, फिर देखें इस तरफ भी तो देखें, इंग्लिश आती है। मेरी बात सुने, बात ये कि ये वसीम साहब आए लेस्टर शहर से जी। लेस्टर शहर में ये थे सीओ वहाँ पर। अब इनका सारा रुझान जो है, इनका ध्यान सारा उधर ही है। अब इस वक्त आप देखेंगे जो उनकी कैबिनेट है जिसमें लोग हैं, वो ज़्यादातर उसमें वो लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते रहे या इंग्लैंड में आना जाना रहा है उनका, और इनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन था। तो अब जो भी आप नया बंदा रखते हैं, वो अब ये नया जो नाम एक नाम आ रहा है हमारे जहन में, सुनने में आ रहा है कि अकरम को चीफ सेक्रेटरी बनाए, तो उसका ताल्लुक भी वहाँ वारविकशायर से, वहाँ से वो इंग्लैंड से। उससे पहले जो लोग हैं वो भी मोहम्मद जाहिद आप वहाँ से रहे, अतीक जमा आप वहाँ से लेकर आए, सकलैन मुश्ताक वहीं पर ही रहते थे, मुश्ताक, अतीक, ये सारे खान भी वहीं पर ही रेस्टोरेंट चलाते थे अपना। इनके आपस में पुराने कनेक्शन है, और मेरा ख्याल है इनको शायद यहाँ पे कोई फीडबैक सही तरीके से नहीं मिल रहा, और इनको जो भरोसा है वो उन्हीं लोगों पे है जो थोड़े दिन के बाद इसका नाम कुछ जूनियर ईसीबी रख दें, पीसीबी। वो ऐसे हो सकता है, कोई पता नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन लेकिन बात यह है कि इनका जो इन पर जो इन्फ्लुएंस है ना, वो उन्हीं प्लेयरों का है जो इनके साथ उठते बैठते थे और वो फीडबैक इनको देते हैं, और इसी वजह से उनका इस तरफ कोई पसंद ना पसंद है ना, और दोस्तियों ने तबाह कर नहीं, सही तो भाई आप खत्म भाई कर रहे हैं बस मुझे। मैं ये कह दिया गया, खत्म मैं हो। ये कहता हूँ चेयरमैन अब जो आना चाहिए ना, हाँ। अगर इस मुल्क को बचाना है तो जावेद मियादाद को लेके आना। जावेद मियादाद आफ्ताब भाई चुप हो गए, साजिद भाई की भी आवाज नहीं आ रही, मैं भी प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। जावेद भाई बहुत बड़ा नाम है। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सईद भाई एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल आउट जाते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी आता है और ऑल आउट में हमारी कोशिश यही होती है, हमें ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ना, हम जो सीधी सीधी बात होती है वो करती है, बुरा लगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जिसको भी, हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि इससे कौम का दिल जुड़ा हुआ है, और उस खेल को बचाने के लिए जहाँ तक जाना होगा हम ज़रूर जाएंगे। नसीम राजपूत यहाँ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद।